कई बार रियल लाइफ जो स्टोरीज होती हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, ओम शांति ओम। उस मूवी में कमाल की बात लिखी है सर, मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं आज का सेशन फिर यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और एक ऐसी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, उन्हीं पर्सन की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने ये अचीवमेंट ली है, जो हम सबको आज मोटिवेट करेंगे, हम सबको यहाँ पर इंस्पायर करेंगे और हम सबको एक अंदर एनर्जी प्रदान करेंगे कि भैया अगर वो इस एज में कुछ कर सकते हैं तो हमारी एज तो भी कुछ भी नहीं है। हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आज मैं यहाँ पे आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो पहले एक बार वो लाइन पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी ने वो लाइन सुनी होगी। कहते हैं जो चीज आप दिल से चाहो, कहते हैं जो चीज आप दिल से चाहो, पूरी की पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हैं जो चीज तुम दिल से चाहो, पूरी की पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज मैं इन्हीं लाइनों के साथ आज सफलता के रहस्य की सीरीज का सीजन नंबर 2 आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सीजन 2 की शुरुआत ही मैं एक ऐसी कहानी के साथ कर रहा हूँ जिस कहानी ने मुझे अंदर से प्रेरित किया और मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न किया कि अगर विवेक वो उस एज में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो तेरी एज तो भी कुछ भी नहीं है। तुझे पूरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, तुझे अभी इंडिया के लिए बहुत कुछ करना है, तुझे इस लाइफ में बहुत कुछ करना है, भी तूने कुछ भी अचीव नहीं किया। और मैं उम्मीद करूंगा इस कहानी के बाद ना, अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए, अगर आपने अपनी तरफ एक बार शीशे में दोबारा नहीं देखा कि हम कर क्या रहे हैं, जिन लोगों ने क्विट के बारे में सोचा है उनके दिमाग से अगर क्विट का बटन डिलीट ना हो गया, जिन लोगों ने कभी ये सोचा कि मैं थक चुका हूं, अगर उनके दिमाग में थॉट्स डिलीट ना हो गया ना, फिर आप मुझे बोल देना। बस मैं इतनी सी बात बोलूंगा, इस कहानी को हर बच्चे के साथ, चाहे वो सीए वाला हो, सीएस वाला हो, सीएमए वाला हो, +1 वाला हो, +2 वाला हो, बीकॉम वाला हो, ये हर बच्चे को प्रेरणा देगी। तो आपने हर बच्चे को दिखानी है, उनको बोलने कि भैया अगर ये पर्सन इस एज में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो भैया हमारी एज तो कुछ भी नहीं है, हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बस एक बात ध्यान दें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। एज एक पर्सन की 55 साल, ठीक है जी। और सीएस क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, इस एज के अंदर, जिस एज में हम ये सोचते हैं, हम 30-40 साल की एज में सोचते हैं कि यार मैं बहुत थक चुका हूं। हम 30 साल की एज में सोच लेते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। 55 साल की एज में सीएस करने का सोचना और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस निकालना, वाकई सबसे पहले हम सभी को पहली बात उन्हें हेड्स ऑफ करना चाहिए, उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहिए। उनके बोलने से पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज वो यहाँ के पूरी फैमिली को इंस्पायर कर रहे हैं, पूरी फैमिली को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, पूरी की पूरी फैमिली जितना शुक्रिया इनको अदा करेगी ना, वो हमारे लिए कम होगा। और आपको मैं दिखाऊंगा इनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे। सर हमारी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं है, इतने स्ट्रगल होने के बावजूद भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी इस एज में क्लियर करना ना, सीएस क्लियर करना, वाकई सैल्यूट है। और सीए भी हैं, सीएस भी हैं, और किस पद के ऊपर हैं, किस डेजिग्नेशन के ऊपर हैं, वो सारी बातें आज ये खुद बताएंगे सर। तो एज 55 साल, सीएस क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। इन्होंने प्रूव कर दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है। इन्होंने प्रूव कर दिया, सोसाइटी कुछ भी बोले, अगर दिल में कुछ इच्छा है तो करना जरूरी है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर हम क्विट करने की सोचते हैं तो क्विट कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर हम एक्सक्यूज भी देते हैं, एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होते। अगर दिल में इच्छा जाहिर की है तो हमें अचीव करना ही पड़ेगा। इन्होंने सारी बातों को गलत प्रूव करके इस एज में जो सीएस क्लियर की है, और आपको दिखाऊंगा सीएस की वैल्यू क्या है। सीए तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर लिया था, और सीए भी कैसे क्लियर किया वो भी स्टोरी सुनना, सीएस कैसे इस एज में क्लियर किया वो भी स्टोरी सुनना। आपको अंदर से लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं। और मैं अपने आप को इतना ब्लेस मानता हूं कि मैं इनकी सक्सेसफुल जर्नी का छोटा सा पार्ट रहा। किस रीजन की वजह से यूट्यूब ने एक जरिया बना दिया। मतलब आज मुझे ये फील होता है कि जो मैं यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ ना, जो मैं आपके लिए काम करता हूँ, बाकी आज मुझे फील होता है कि जब उसका एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे आशीर्वाद मिलता है ना, तब मुझे लगता है कि विवेक तूने बहुत बढ़िया काम किया। तो आज पहली बात तो मैं स्वागत करता हूँ सीएस राजेश शर्मा सर का, मतलब जो यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फेस टू फेस तो मीटिंग हो ही नहीं सकती। छत्तीसगढ़, रायपुर, मतलब कहाँ से आपको पूरी स्टोरी सुनने को मिलेगी ना। तो आज मतलब मैं पहली बात तो थैंक यू सो मच बोलता हूँ कि सर आपको, कि आप यहाँ पे आए मेरी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए, उनको अपनी लाइफ स्टोरी बताने के लिए और ये बताने के लिए कि आपने लाइफ में क्या अचीव की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और सर आज हमारे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। टोटल मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के क्वेश्चन होंगे, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जब सर देंगे ना, तो आप देखना कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं और हमें किस मुकाम पे जाना है। आपके माइंड से मैं सारे थॉट्स डिलीट कर दूंगा जो आपके माइंड में नेगेटिव आते हैं, और मैं नहीं डिलीट करूंगा, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी जब आप सुनेंगे ना, तो आपके माइंड से वो थॉट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने भी थैंक यू बोलना है। उसके बाद फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच सर आप यहाँ पे आए, और थैंक यू सो मच। बस मैं ये बोलूंगा कि मेरी फैमिली को भी आशीर्वाद दो और ये भी अच्छे अच्छे सीएस बने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और ये बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Vivek ji, for your kind words and giving me an opportunity to have a discussion on the subject.
आपने सही कहा कि YouTube एक जरिया बना हम दोनों को जोड़ने का, क्योंकि जब मैंने CS एग्जीक्यूटिव में था तब मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था और थ्रू आउट माई CS जर्नी, भले मैं एग्जीक्यूटिव में था या फाइनल में था, रेगुलरली आपका चैनल व्यू करता रहता था। एंड मोर स्पेशली आपके जो मैराथन वाले जो एपिसोड्स हुआ करते थे वो तो वास्तव में बहुत फायदेमंद हुआ करते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था कंप्लीट 12 से 15 घंटे में आप एक कंप्लीट रिवीजन कर सकते थे, जो एग्जाम डेज या एग्जाम के 8-5-7 दिन पहले बहुत यूजफुल हुआ करते थे। अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी, मेरी स्टूडेंट फैमिली की तरफ से भी और मेरी खुद की फैमिली की तरफ से भी। जब मैंने अपने पापा को भी सर ये बात बताई थी ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उनकी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड सर आज मेरे कुछ क्वेश्चंस है मैंने आपसे पूछने हैं, अपने बच्चों के लिए पूछने, मेरी स्टूडेंट फैमिली के लिए, मेरे लिए भी जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहा। मेरी आपसे रिजल्ट के बाद बात हुई थी ना तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप मेरे से फोन पे वो बातें बोल रहे थे ना, मतलब मुझे यहाँ इतना मोटिवेशन आ रहा था कि यार विवेक तू तो कुछ भी नहीं कर रहा और तू कहता कि तू बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो सर आज मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना, और ये सारे फैमिली के क्वेश्चन हैं और उम्मीद करूंगा इन सारे क्वेश्चन के जवाब मिलने के बाद ना जितनी स्टूडेंट फैमिली ऑल ओवर इंडिया में है उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एक काम करने की नई प्रेरणा मिलेगी। सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे ये, और जो सब बच्चों के मन में होगा, इस एज में CS करने का विचार कैसे आया? मतलब एज 55 में CS करने का विचार आपके मन में कैसे आया, और वो भी फर्स्ट टाइम में आपने CS क्लियर की और 3-4 नंबर से आपका रैंक करा था। तो प्लीज आप मुझे इन क्वेश्चन का आंसर दो, इवन पूरी फैमिली जानना चाहती है कि इस एज में CS करने का विचार आपके मन में कैसे आया। सर पहले क्वेश्चन का प्लीज आप मुझे आंसर दो सर। जहाँ तक आपने बोला कि इंस्पिरेशन कैसे आया मेरे को, तो एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था। मेरी डॉटर है वो CA फाइनल में है, तो मैंने उसको सोचा, मैंने कहा इसको CS भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है आने वाले टाइम में CS विल बी ए मोस्ट हैपनिंग कोर्स, क्योंकि जो जिस हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज आ रहे हैं और जिस हिसाब से गवर्नमेंट और सेबी सभी लोग काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं बोर्ड गवर्नेंस को लेके या बोर्ड इंडिपेंडेंस को लेके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है काफी बढ़ गई है, तो आने वाले टाइम में CS का काफी अच्छा भविष्य है। तो वो सोच के मैंने डॉटर के लिए करिकुलम लाया, मैं इंटरनेट से मैंने डाउनलोड करके मैंने कहा इसका क्या प्रोस्पेक्टस है वो देखते हैं। वो देखते देखते पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम की जो डिमांड है और अगर आप उसके लिए फिट रहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एम्पल हो जाती है। जहां तक आपने बोला कि 55 की एज, तो मेरा मानना है एनीवन बिकम्स ओल्ड व्हेन ही स्टॉप्स लर्निंग। जब भी कोई नई चीज करना सीखना बंद कर देते हैं तब वो ओल्ड होता है, बाकी एज इज जस्ट ए नंबर। थैंक यू वेरी मच। वाकई सर कमाल कर दिया आपने, मतलब मानना पड़ेगा, मतलब एक इंस्पिरेशन हो आप हम सबके लिए, जिसको देख के हमें सोचना है कि यार हमें बहुत कुछ करना है इसके लिए, मतलब बहुत कुछ करना है, अपने CS के लिए भी करना है, CA के लिए भी करना है, फैमिली के लिए भी करना है, नेशन के लिए भी करना है, तो बहुत कुछ करना है, बस मैं तो ये बोल सकता हूँ सर। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है आपसे कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होंगी जब आप मतलब इस एज में CS कर रहे थे, तो मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, आपका ऑफिस भी होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माइंड में होंगी। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने मैनेज कैसे किया और इनको मैनेज करने के बाद फिर आपने इसको कैसे आप आगे बढ़े? तो प्लीज आप इस बारे में मेरी पूरी फैमिली को बताओ कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने मैनेज किया, पढ़ाई की और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर की। सर प्लीज इसको क्लियर करो। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया? मतलब सबके पास 24 घंटे होते हैं और मैंने अभी सफलता के रहस्य की सर ना एक सीरीज चलाई थी। अब ये मैं तो इनको नालायक बोलता हूँ, पता नहीं अभी मेरी बात का बुरा मानते नहीं बात है, मतलब मैं नॉर्मली इनको बोल देता हूँ। तो काफी सारे बच्चों ने उस सीरीज को देखा और समझा और कई बच्चों ने उसको नहीं भी देखा, बट मैं चाहता था कि वो सारे बच्चे देखें, क्योंकि वो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो ना मतलब हमें अच्छी लाइफ के लिए नहीं पता होता। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सबको 24 घंटे मिलते हैं और 24 घंटे में से हमें पढ़ाई करनी है, 24 घंटे के अंदर हमें अपने ऊपर काम करना है, 24 घंटे में हमें अच्छा इंसान बनना है और सब कुछ हमें 24 घंटे में करना है। तो आपने अपनी टाइम को मैनेज कैसे किया 24 घंटे को? मतलब सोना भी है, ऑफिस भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, उसके अंदर फिर आप कैसे टाइम निकालते थे अपनी पढ़ाई का? तो प्लीज आप मेरी फैमिली को ये बताओ कि उस 24 घंटे को आपने मैनेज कैसे किया, किस टाइम आप पढ़ाई करते थे, किस टाइम आपका ऑफिस होता था, फिर आपने ये पूरे टाइम को मैनेज कैसे किया? तो प्लीज सर आप इसके बारे में पूछा टाइम मैनेजमेंट की बात, तो हुआ यूँ कि जब मैंने सोचा कि मेरे को CS करनी चाहिए तो मैंने शेयर किया अपने घर पे, तो वो लोग काफ़ी, कुछ लोग तो जादू में थे, बच्चे वगैरह हंसने लगे कि डैडी अभी इस उम्र में कैसे आप कर पाओगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद, और आप कैसे टाइम निकाल पाओगे? फुल टाइम स्टूडेंट भी टाइम नहीं निकाल पाता, और अपन जानते हैं CA हुआ, CMA हुआ, CS हुआ, इनके कोर्स काफ़ी टफ होते हैं, और क्योंकि पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट सबको तो पास कर नहीं सकती है, एक लिमिट तक ही पास कर सकती है, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो कैसे आप कर पाओगे बीइंग इन जॉब? तो विवेक जी मेरा ऐसा सोचना था कि एक्चुअली, और हाँ इसके पीछे कारण भी था, कारण ये था कि मेरा बैकग्राउंड जो पढ़ाई का था वो इतना अच्छा नहीं था। आई एम थ्रू आउट सेकेंड डिविजनल स्टूडेंट। तो शुरू में जब 1984 में जब मैंने BCom किया था तो मैंने CA ज्वाइन किया था, और शायद हिंदुस्तान में कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने
पूरे 25 साल लगा दिए सीए करने में, क्योंकि 1984 से लेकर 2009 में मैंने सीए पूरा कंप्लीट किया, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। ये मैंने सोच रखा था कि मुझे ये करना है तो करना ही है। ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मैं शायद पास नहीं हो पा रहा था, या कई बार मैं एग्जाम नहीं दे पाता था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने मेरा लक्ष्य रखा था कि मेरे को सीए तो करना ही है किसी भी दम पर। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 1984 से 2009 एग्जैक्ट 25 साल होते हैं, वो मैंने किया। तो जब सीएस का सोचा तो मजाक किया घर वालों ने भी कि अब ये 25 साल में किया तो ये भी आप एक्सपेक्टेड तो यही है कि आप आने वाले 25 साल में करोगे। तब मैंने उनको बोला था, मैंने कहा नहीं, उन 25 सालों में मैं काफ़ी कुछ सीखा। उस फेलियर 25 सालों की मेरी जो विफलता थी उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की थी। और मैंने कहा अब मुझे जब मालूम चल ही चुका है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी तो उनको मैं ज़रूर सुधारूंगा। और ये मैंने कहा, उनसे मैंने कमिटमेंट किया, मेरे फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सबसे, कि देखना सीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में करूँगा और ये बात भी पक्की है कि मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा। तो टफ चैलेंज था, और जब अपने आप को ओपन चैलेंज देते हैं तो कहीं ना कहीं से फिर आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, सही कहा आपने विवेक जी कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज दोज 24 आवर्स। तो मैंने जब इतना बड़ा चैलेंज अपने आप से ले लिया तो फिर मैंने सोचा मैं कैसे निकालूंगा टाइम। तो मैंने मेरी पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक देखी कि मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, कैसे जाता हूँ, कैसे ऑफिस जाता हूँ, कितना घंटा ऑफिस में रहता हूँ, क्या क्या किन किन चीज़ों में मैं टाइम कंज्यूम करता हूँ। तो मैंने, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सुबह में उठता था, ठीक है, सुबह में आराम से 6:30-7 बजे उठता था, मॉर्निंग वॉक पे जाता था, आता था, फिर नहाना धोना, शेविंग करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस लौट के आना, आके फिर टीवी के सामने बैठ जाना, फिर थोड़ी देर बच्चों से बातें करना, खाना खाना और फिर टीवी देखना, फिर सो जाना। ये मेरा पूरा 24 आवर्स जनरली एक आम आदमी यही करता है जो जॉब में होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना अपन थोड़ा यूटिलाइज। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या बीच बीच में मैं काफ़ी मोटिवेशनल चैनल वगैरह भी देखा करता था, तो उससे इंस्पिरेशन तो मिलती है। भले ही आप सेल्फ मोटिवेटेड हों, लेकिन अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता है, आपकी नॉलेज वगैरह रिफ्रेश होती रहती है। तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा इस टाइम को 24 आवर्स को स्टडीज़ में, क्योंकि जब ऑल इंडिया रैंक लानी है तो मुझे थ्रू आउट 8 से 9 घंटे मुझे पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने यही किया। सुबह का मंथ से मैंने देखा टाइम मैनेजमेंट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मैं सुबह उठता था, मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो पहले ईयरफोन लगा के गाने सुनता रहता था। उस टाइम मैंने, जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब का एक माध्यम बने आप भी, तो मैं क्या करता था, सुबह सुबह अपने कान पे वो मोबाइल लगा के और कोई भी एक घंटे की जो क्लास होती थी वो मैं अटेंड करता था। तो लोग सोचते थे मैं गाना सुनाऊँ, लेकिन उस टाइम मेरा सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ाई हो जाती थी 1 घंटा। फिर घर आता था, घर आके फिर ऑफिस के लिए तैयार होता था। तो मेरे को क्या है कि ऑफिस से डिस्टेंस तो मेरा हाफ एन आवर का है, ऑफिस एंड रेजिडेंस। तो मुझे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, तो मैं खुद गाड़ी चला के जाता था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, तो क्यों ना एक ड्राइवर रख लिया जाए। तो क्या होता था, आधा घंटा जब जाता था तब मैं पढ़ते हुए जाता था ऑफिस, और जब ऑफिस से निकलता था तो आधा घंटा पढ़ते हुए आता था। उसके बाद फिर जब सुबह सुबह मैं देखता था कि रोज मुझे उठ कर शेविंग करनी पड़ती थी, 10-15 मिनट उसमें लग जाते थे। फिर मैंने देखा आजकल ये नया फैशन भी है, तो क्यों ना अपन वो 10 मिनट 15 मिनट रोज के, तो मतलब आप देखिए कि सप्ताह के कितने 450 मिनट्स हो गए। और अगर महीने की बात करें तो कम से कम भी 30 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाती थी, 20 घंटे की लगभग। तो मैंने शेविंग करना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें तो क्या है, सप्ताह में एक दिन ट्रिमिंग भी करोगे तो चल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने 10-15 मिनट शेविंग से निकाले, आधा घंटा ड्राइविंग का जो था वो मैंने बचा के उसको यूटिलाइज किया, सुबह का 1 घंटा मैंने यूटिलाइज किया। शाम को जब मैं ऑफिस से आता था जनरली मैं टीवी के सामने बैठा करता था, या वापस खाना ना खा के, मतलब गुड फॉर नथिंग। तो मैंने फिर ये देख लिया कि मुझे कम से कम भी 8 घंटे पढ़ना, तो 2 घंटे तो ये निकल गए। शाम को फिर मैं क्या करता था, 8 बजे से लेकर बैठ जाता था पढ़ने के लिए, रात को 12-1 बजे तक। क्योंकि मैंने क्या है कि एक बार ये सदगुरु को जो प्रीचर है उनको भी सुना था, और एक बार मोदी जी का भी इंटरव्यू सुना था। उसमें मैंने सुना था कि ये लोग 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, मैं 7-8 घंटे सोता था। तो मुझे तो कहीं ना कहीं से टाइम निकालना ही था। तो मैंने कहा जब ये लोग 3 से 4 घंटे सो के ही और 65-70 ईयर्स के हो गए हैं, तो मैं तो अभी 55 का ही हूँ, क्यों ना मैं 3 घंटे 4 घंटे ही सोया करूँ। ठीक है, डॉक्टर्स बोलते हैं हमें 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, पर मैंने कहा 1-2 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये लोग 65-70 ईयर्स तक हो गए ये दिनचर्या अपनाते हुए, तो मैं तो अभी 55 का हूँ। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने देख लिया मैं मैक्सिमम, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, कि 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। रात को 1 बजे सोता था और सुबह 4-4:30 बजे मैं वापस उठ जाया करता था। और ये मैंने पूरा 2 साल तक प्रक्रिया अपना के रखी, और वही टाइम मेरे पास निकल के आया। क्योंकि रोज के 8 घंटे सोना वर्सेस 3 घंटे सोना, तो 5 घंटे वो निकल गए। सुबह का मॉर्निंग वॉक का 1 घंटा वो निकल गया, 6 घंटे, 15 मिनट शेविंग से निकल गए, 1 घंटा ड्राइविंग से वो निकल गया। तो ऐसे करके 7-8 घंटे मेरे डेली के हो गए। और ये मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। एक्चुअली क्या होता क्या है हमारे साथ कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहने के कारण ये क्या होता है कि कुछ दिनों बाद हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, या अपन सोचते हैं रिलैक्स हो जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे विवेक जी, मैंने इन 2 सालों में केवल 2 दिन टीवी देखा। वो भी मुझे इसलिए याद है कि एक बार तो इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप वाला जो मैच था, वो वाला जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उस दिन मैंने टीवी देखा था। और ये अभी जब सेकंड इलेक्शन हुए थे, जब ये इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, मोदी जी जब वापस आए थे, वो उन 2 दिन मैंने जरूर टीवी देखा। उसके अलावा मैंने 2 साल में कभी टीवी नहीं देखा।
तो मुझे पता था मेरे पास बहुत टाइम है फिर टीवी देखने का, मैं आराम से बैठा ही हूँ ना, अब क्या कर रहा हूँ। अब जैसे आपने बोला आपके लिए इंटरव्यू देना, तुमको वो दे रहा हूँ, तो अब मेरे को नहीं है। लेकिन जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप लक्ष्य को पीछे पड़ना पड़ेगा आपको, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तभी होगा। जनरली लोग बोलते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो हो सकता है सफलता मिल जाए, लेकिन अगर अपने आप को आप डिस्कम्फर्ट जोन में डाल दोगे तो 101% आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कल कंफर्ट जोन से बाहर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंफर्ट जोन से बाहर आने से ही काम नहीं चलेगा जब तक आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं डालते। तो यही हुआ। एक साल बाद जब फिर मैंने फाइनल का एग्जाम दिया, काफ़ी विषम परिस्थितियाँ थी, वो आपको मैंने फोन पर बताया भी था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन ठीक है, इट इज़ पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। और एग्जाम दिया, एग्जाम कॉन्फिडेंटली दिया मैंने, एग्जाम दिया और देखा रिजल्ट आया, प्रोफेशनल का तीनों ग्रुप में एक साल में पास हो गया। और जो आपने कहा सही बात है कि मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो मार्जिनल मार्क्स से रह गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट अगर कोई करना सीख लेता है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल भी रहेगा आगे सफलता प्राप्त करने में। सुना आपने टाइम मैनेज कैसे किया? मतलब हमें इनको आप, मतलब मैं बोलता नहीं, चलो मैं दोबारा से नालायक बोलता हूँ, इनको सर 18 घंटे की ना, कई बच्चों को तो 15 10 घंटे की नींद चाहिए सर। मतलब 10 घंटे की सोने के बावजूद भी कहते हैं कि हमें टाइम बहुत कम पड़ रहा है सोने का। तो अब देख लो, मतलब सीख लो कुछ, इस एज के अंदर भी 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद भी 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद भी मतलब बंदा स्वस्थ रह सकता है। मैं कह रहा हूं कम से कम 6 घंटे की नींद तो जरूरी है, चलो 6 घंटे की नींद ले लो, बट ये 10-10 11-11 घंटे की नींद नहीं लेनी है आपने। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है नहीं? चलो सर, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को ना मोटिवेट कैसे रखते थे? मतलब एक अंदर से ना इंस्पिरेशन होती है। देखो मोटिवेशन जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की अगर वीडियो देखें तो 10-15 मिनट का मोटिवेशन आता है, और इंस्पिरेशन जो होती है वो पूरी लाइफ टाइम रहती है। तो आप अपने आप को इंस्पायर कैसे करते थे? मतलब क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे काम करना है और मुझे फर्स्ट शॉट में निकालना है, मुझे इस बार निकालना है? तो वो क्या चीज थी जो आपको इंटरनल मोटिवेशन देती थी? सर प्लीज उसके बारे में आप बताओ। जैसा कि विवेक जी आपने पूछा कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता था, एक्चुअली 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको मोटिवेट करना पड़ता है और एक सेल्फ मोटिवेटेड। मैं सेकंड कैटेगरी में हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सेल्फ मोटिवेटेड भी अगर आदमी है ना, तो भी उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशनल चैनल जरूर देखने चाहिए, अपनी नॉलेज को रिफ्रेश जरूर करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होने का मतलब ये नहीं कि आप में इंस्टिंक्ट आ जाएगा। अगर आपने, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल ये सेल्फ स्टार्टर मोटरसाइकिल आती है, होती सेल्फ स्टार्ट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको सर्विस पे नहीं भेजा जाता है, उनको भी सर्विस तो करवानी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर आप कितने भी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको बीच बीच में कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच जरूर सुननी चाहिए, कोई बायोग्राफी पढ़नी चाहिए और इस टाइप की चीज़ करनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज वापस रिफ्रेश होती रहे। और इसी कड़ी में मैंने भी अपना एक चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल, अभी महीने भर पहले की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि सीए, सीएमए और सीएस इनके स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन रहता है। उसका कारण है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी टफ रहता है, इंस्टीट्यूट सबको एक साथ पास कर नहीं सकती है, तो उससे क्या फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। जिस तरह की मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको जैसा बताया था, 25 साल तक मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा केवल इसलिए कि एक न एक दिन मेरे को सीए करना है। और वही चीज़ जब मैं अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला ये चीज़ें अपनी सक्सेसफुल स्टोरी या फेलियर स्टोरी है ना, आपको शेयर करनी चाहिए ताकि शायद किसी को फायदा हो। और ये कारण है कि मैंने अभी 1 महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेकंड इनिंग बाई CS राजेश शर्मा। उसमें मैं जनरली अभी मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं, लेकिन उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा हूँ। ज़्यादातर एम्ड रहते हैं वो सीए, सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए, ताकि क्या है कि इन लोगों को बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहे। और वो जनरली क्या है कि क्विटिंग का बहुत आता है दिमाग में इन तीनों कोर्स के अंदर, क्योंकि इसमें एडमिशन तो हो जाता है पर निकलना, पासिंग परसेंटेज जैसा कि मैंने कहा था और अपन सभी जानते हैं काफ़ी कम रहता है, तो लोग क्या बीच में छोड़ने का बहुत सोचते हैं, और वो सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो आपको एक बार तो उसको पीछे पड़ के आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े। और उसके लिए जो मोटिवेशन देने का काम है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़्यादा अच्छा। और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं? अगर आप अपना एंड रिजल्ट, आपको पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, अगर मैं सीए कर रहा हूँ या मैं सीएमए कर रहा हूँ या मैं सीएस कर रहा हूँ, और सीएस, सीएमए और सीए करने के बाद मेरा भविष्य क्या रहेगा, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर है तो आप खुद अपने आप से मोटिवेटेड रहेंगे। इसके लिए किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बीच बीच में बायोग्राफीज वगैरह पढ़नी चाहिए और कुछ अच्छे सीरियल्स वगैरह देखने चाहिए जिसमें कि मोटिवेशनल मैसेज आपको जाए और आपकी नॉलेज वापस रिफ्रेश होती रहे। डीमोटिवेशन होने का सवाल ही नहीं होता है अगर हम कंटिन्यूसली अपने आप से कमिटमेंट करते रहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा, जो मैं कर रहा हूँ डेडिकेशन के साथ करूंगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए बीच बीच में मोटिवेशन स्टोरीज जरूर पढ़नी चाहिए लोगों को। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है
कि आपकी फैमिली का रोल आपकी सक्सेस में क्या रहा, मतलब आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया। क्योंकि कई बार ना मतलब बच्चे बोल ही देते हैं कि पापा आप इस एज में करोगे क्या, मतलब आपको क्या हो गया। सोसाइटी बोलती है, मैंने तो सोसाइटी बोलती है कि भाई मतलब तुम्हें क्या हो गया। और कई बार 30 साल की एज में बोल देता है कि तेरी 30 साल की एज हो गई है, अब क्या करेगा, ये करेगा। तो आपने तो 55 साल में अचीवमेंट की। तो सोसाइटी, फैमिली, इन सबको आपने कैसे फेस किया, इनको आपने कैसे मोटिवेशन बनाया। तो प्लीज आप वो बताओ कि क्या आपकी लाइफ में फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल है सर, प्लीज आप इसको थोड़ा सा बताओ सर। थैंक यू विवेक जी। जैसा कि आपने पूछा कि फैमिली सपोर्ट और सोसाइटी सपोर्ट, तो फैमिली सपोर्ट तो सबका जैसा सबके साथ होता है एज यूजुअल, मेरे साथ भी फैमिली सपोर्ट पूरा था। हाँ, मेरे साथ तो एक फैमिली का एक्स्ट्रा सपोर्ट था जो आपने यूट्यूब पे बना रखी है, जिसको आप बोलते हैं बार बार कि मेरी फैमिली। तो मेरे पास तो एक सपोर्ट वो भी था। तो मेरे पास दो फैमिलीज का सपोर्ट था। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आपके बारे में कुछ बात करेंगे, कोई पॉजिटिव बात करेगा, कोई नेगेटिव बात करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उन चीज़ों में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। जनरली CA स्टूडेंट और जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में हमेशा डर रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हम इतनी बार अटेम्प्ट लग गए, ये हो गया। लेकिन मेरा सोचना है कि ये लोग क्या कहेंगे का टैग से हमें डरना नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए। लोगों को कहने से आपके उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप बल्कि उसको पॉजिटिव तरीके से दीजिए। अगर लोग क्या कहेंगे इतना ही डर है तो आप वो लोगों को वही बुलवाइए जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं। आप इतनी मेहनत कीजिए कि लोग बात करें कि हाँ देखो यार, ये एक अटेम्प्ट में पास हो गया या इसने इतने अच्छे मार्क्स से पास हो गया। आपने देखा होगा चील और कौवा, तो चील एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ता है और कौवा अपने उससे नीचे वाली हाइट पे उड़ता है। लेकिन जब भी कौवा चील से लड़ने के लिए जाता है तो चील वापस मुड़ के उससे लड़ने के लिए नहीं आता है, वो अपनी हाइट बढ़ा देता है। तो ऐसे ही हमें भी ऐसा करना चाहिए, अपना एम और ऊपर कर देना चाहिए। अपना जो टारगेट है वो हमें और ऊपर कर देना चाहिए। हमें वापस उसके नीचे, जैसे चील वापस नीचे आके उस कौवे से नहीं लड़ता है, तो ऐसे ही हमें सोसाइटी वालों से ज़्यादा वापस बहस नहीं करनी चाहिए कि हम लोग क्या सोचेंगे। हमें अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, उसको और ऊपर करना चाहिए। अपनी हाइट्स, अपनी जो लिमिट्स हैं वो उसको रेज कर दो। तो आप जब हाई थिंकिंग करेंगे तो बट नेचुरल है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरनल प्रेशर रहेगा। बैक ऑफ माइंड में आप सोचेंगे कि मैंने ये टारगेट अपना बना रखा है, इसको मुझे अचीव करना ही है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में सफलता आज नहीं तो कल प्राप्त करेंगे ही करेंगे। हाँ सर, ये तो है। मैं खुद अपनी सक्सेस में अपनी पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देता हूँ। और ये जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं क्यूट से, जो ये मुझे विशेष देते हैं, इनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, भगवान ने मुझे बस एक जरिया बना दिया, सब कुछ आपकी ब्लेसिंग है। मैं खुद भी कुछ भी नहीं हूँ, मतलब आपका अगर प्यार ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। तो मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, क्रेडिट जो है वो अपनी फैमिली को जरूर देना। और वही सेम बात आपने भी समझाई है। लास्ट सर बस मेरा क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से जो पूरी फैमिली को मोटिवेट करे और पूरी फैमिली को एक इंस्पिरेशन दे कि नहीं, हमें कभी हार नहीं मारनी, हार माननी ही नहीं है और कुछ करना मुश्किल नहीं है। अगर हमने ठान लिया ना कि हमें काम करना है तो वो हमें करना ही है। तो प्लीज आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज मेरी पूरी फैमिली को, ताकि लाइफ टाइम उन्हें ये मैसेज याद रहे और वो जब भी उनके मन में ये थकावट आए ना या ये थकान महसूस हो कि नहीं हमें नहीं करना, क्विट करने की सोचे, तो ये मैसेज सर आपका याद आए, मुझे भी याद आए, मेरी पूरी फैमिली को भी याद आए। प्लीज सर एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से हम सभी को आप दो सर। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। जैसा कि आपने बोला कि मैसेज क्या है स्टूडेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसका। एक बार मैं कहीं पढ़ा था मैंने, जो लॉर्ड बुद्ध थे, बुद्ध भगवान, ये किसी गांव में जाते हैं, उनकी सभा डिसाइड होती है वहाँ पे कि भाई ये प्रवचन के लिए वहाँ पे आएंगे, ज्ञान देने के लिए और अपने शिष्य बनाने के लिए। तो उस गांव में इनकी पहले से प्री डिसाइडेड मीटिंग होती है। उस गांव में वो जाते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं उस टाइम 500 के करीबन लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो वो जाते हैं, अपने मंच पे आसीन होते हैं, बैठते हैं। लोग सोचते हैं अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, लेकिन वो आधा पौन घंटा बैठते हैं और वापस वो बिना प्रवचन दिए लौट जाते हैं। उसी दिन डिसाइड होता है कि कल होगा ये काम, जो प्रवचन का काम है कल देंगे। दूसरे दिन फिर वापस पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान पे, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। उस दिन 50 लोग कम होते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो प्रवचन नहीं देते। आधा घंटा बैठते हैं, फिर वापस वो चले जाते हैं। फिर लोग बात करने लगते हैं क्या बात है, ये बोल क्यों नहीं रहे स्वामी भगवान बुद्ध, अपना प्रवचन क्यों नहीं दे रहे, हमें शिष्य क्यों नहीं बना रहे। तीसरे दिन फिर ऐसे ही आते हैं, लेकिन इस बार फिर 50 लोग कम होते हैं। फिर वो आके बैठते हैं, लेकिन वो प्रवचन कुछ भी नहीं देते। लोग बड़े आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या बात है, स्वामी जी का मन नहीं है या ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं या हमें शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं। चौथे दिन का डिसाइड होता है कि कल फिर होगा। चौथे दिन आते हैं तो देखते हैं वहाँ कल 50 लोग होते हैं। जब वो देखते हैं 50 लोग हैं, तब वो बोलते हैं देखो आज मैं तुम्हें अपनी दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा और अपना शिष्य भी बनाऊंगा, ज्ञान की बातें करूंगा, ज्ञान तुम लोगों में बढ़ाऊंगा। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि देखो जिसमें धैर्य था वो टिक गया
और जिसमें धैर्य नहीं था वो वैसे ही चले गए। वो शायद मेरे ज्ञान लेने के पात्र नहीं थे, उनमें इतनी सहनशीलता नहीं थी, धैर्यता नहीं थी। तो जिसमें धैर्यता नहीं होती है तो वो कैसे ज्ञान ले पाते। तो इसलिए जब आज देखा मैंने कि जो लास्ट में जिनमें संयम था वो लोग रुक गए और वो अपना ज्ञान देते हैं, उन सभी 50 लोगों को वो अपना शिष्य बना लेते हैं। तो कुछ इसी तरह हमारी तीनों इंस्टीट्यूट्स भी हैं, CA, CMA और CS। अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा और आप इनके साथ लगे रहे, भले एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, लेकिन अगर इन्होंने इनका आपने साथ नहीं छोड़ा और कंटिन्यूटी बनाए रखी, तो एक न एक दिन ये लोग भी, जैसे उन्होंने शिष्य बनाया था, एक न एक ये तीनों इंस्टीट्यूट भी आपको मेंबर जरूर बनाएगी। तो बस यही मैसेज मैं देना चाहूँगा आपको कि अपनी संयमता रखें, सहनशीलता रखें, धैर्य बनाए रखें। एक न एक दिन सफलता मिलेगी। हाँ, उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। हर फेलियर से हम सीखते हैं, हर फेल से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि उस सीख से हम आगे दोबारा वो गलती ना करें, यह ऐसा अपना मानस होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके व्यूवर्स को बोलूँगा, अगर उनको ऐसा लगता है कि मोटिवेशन में की कमी आ रही है या उनको रिफ्रेश होना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल सेकेंड इनिंग बाय CS राजेश शर्मा, उसमें एक बार आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हुए। थैंक यू वंस अगेन विवेक जी फॉर योर काइंड गेस्चर एंड कीप इन टच, वी विल ऑलवेज बी ए गुड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जो बातें आपने बोली हैं मैं भी फॉलो करूंगा और मैं चाहता हूँ मेरी पूरी फैमिली भी फॉलो करे। एंड हम अपनी तरफ से आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं और बस यही बोलना चाहते हैं सर, मतलब कभी लाइफ में फिर दोबारा से मौका मिले तो जरूर इंस्पायर करते रहना हमें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको लग रहा है कि आपने एक छोटी चीज अचीव किया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जो चीज अचीव की है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमारी एज जितनी भी है, मतलब मैं तो कहता हूँ, ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि लाइफ जितनी भी है उसमें कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग आपको याद करें। तो मतलब आपने इस एज में एक हिस्ट्री, मतलब कह सकता हूँ कि क्रिएट की है कि इस एज में आपने CS का सोचा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाला, फैमिली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी, इतने स्ट्रगल लाइफ में होने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। तो हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है हिम्मत हारना। एंड थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। और बस मैं ये बोलूंगा कि अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रखना सर, और हमेशा प्यार बनाए रखना और हमेशा मोटिवेट करते रहना। और हम सब आपकी हेल्थ की और आपके आगे बढ़ने की दिल से दुआ करते हैं कि आप उससे भी ज्यादा बड़े मकाम पर जाओ जो आपने सोचा है। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी स्टूडेंट फैमिली की तरफ से। और सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल के जाएंगे सर को, ताकि उनको भी लगे कि मतलब यार बहुत बढ़िया फैमिली है। ठीक है, एंड पूरी की पूरी फैमिली को भी थैंक यू सो मच। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना, उम्मीद करूंगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और फिर इसी तरह से अगले संडे फिर एक स्टोरी लेके आऊंगा रियल लाइफ, और बस आपको इंस्पायर करना मेरा मोटिवेशन है। आप अच्छे से काम करते रहो, ये मेरा टारगेट है। बाकी फिर मिलूंगा मैं ट्यूसडे को। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उसका रिप्लाई करने के लिए सफलता के रहस्य सीजन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 2 मैं ट्यूसडे को लेके आऊंगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, लव यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।